हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्विंग ह्यूमैनिटी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, ना ही मैं उनको अपलोड कर पाई थी। जब किसी इंसान की ब्रेन स्टेम सेल डेथ होती है तो उस इंसान को कुछ टाइम के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसको ऑक्सीजन मिलती रहे वेंटिलेटर्स के थ्रू से। जब किसी इंसान की ब्रेन स्टेम सेल डेथ होती है तो उसको कुछ वक्त के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, ऑक्सीजन सप्लाई जाती रहे। क्योंकि जो ब्रेन स्टेम सेल डेथ होती है इंसान की, भले ही उनकी ब्रेन डेथ हो जाती है पर उनके ऑर्गन्स जो है कुछ वक्त के लिए ज़िंदा होते हैं। इसीलिए उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई उनकी बंद ना हो और वो ऑर्गन्स ज़िंदा रहे, ताकि उनको समय रहते निकाल कर किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जा सके। जब तक वेंटिलेटर में उस इंसान को रखा जाता है जिसकी ब्रेन स्टेम सेल डेथ हुई है, उतनी देर में जिस पर्सन की डेथ हुई है ना, ब्रेन स्टेम सेल डेथ, उसके फैमिली से अप्रूवल लिया जाता है। डॉक्टर्स ट्रांसप्लांटेशन की तैयारियां करते हैं। ये टाइम उस दौरान मिलता है जब तक पेशेंट को मतलब ब्रेन स्टेम सेल डेथ पर्सन को वेंटिलेटर में रखा जाता है। इसलिए ऐसे पर्सन्स को वेंटिलेटर में रखना ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी ताकि उनके ऑर्गन्स को रिट्राइव किया जा सके। बिकॉज़ ज़्यादा दिनों के लिए उनके बॉडी में उन ऑर्गन्स को नहीं रखा जा सकता, नहीं तो फिर वो ऑर्गन्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और ना ही वो ट्रांसप्लांट करने के लायक रह जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि जो ब्रेन स्टेम सेल डेथ जिस पर्सन की हुई है उसके अंदर के ऑर्गन्स कितने दिनों तक रह सकते हैं ज़िंदा, ये डिपेंड करता है। कभी कभार तो कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं उस पर्सन के ऑर्गन्स, और कभी कभार कुछ हफ्तों तक भी ऐसे पर्सन्स के ऑर्गन्स जो है ज़िंदा रहते हैं जिसकी डेथ ब्रेन स्टेम सेल से हुई हो, ब्रेन स्टेम सेल फेलियर से हुई हो। इसीलिए जब किसी पर्सन की डेथ ऐसे होती है, ब्रेन स्टेम सेल डेथ, तब उसकी फैमिली को, मतलब उस फैमिली की काउंसलिंग और उनसे परमिशन लेने का काम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी किया जाता है। इस सारे प्रोसेस पे स्पीड मायने रखती है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके ये काम किया जाता है, पूरा प्रोसेस का ही। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें कौन सा ऑर्गन कितने टाइम तक ज़िंदा रहता है ये वेरी कर सकता है। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को जागरूक करने की, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने की, कभी किसी डॉक्टर से तो कभी कहीं और से। तो जितनी मुझे नॉलेज है या जितना मैंने अभी तक सुना है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कोई ऑर्गन कितनी देर तक रखा जा सकता है स्टोर करके। सबसे पहला है हमारा हार्ट, जो कि 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है हमारा लंग्स, जो कि 4 से 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी होता है। फिर लीवर, जो कि 6 से 12 घंटे के बीच बीच में ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है। किडनीज़ अप टू 30 आवर्स तक। देन उसके बाद है आपका इंटेस्टाइन, जो कि 6 आवर्स के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट होना ज़रूरी है। उसके बाद है पैंक्रियाज, इसमें भी 6 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, जिसके बीच में इसको ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है। देन इज़ योर कॉर्नियाज यानी आइज़, 14 डेज मैक्सिमम। इस दौरान मतलब कॉर्नियाज को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुछ मैंने एक नई चीज़ सुनी है जो कि बहुत अमेजिंग लगी मुझे, और मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। जो हमारे इंसान की कॉर्नियाज होती हैं, किसी भी इंसान की जो ये 2 कॉर्नियाज यानी 2 आइज़ हैं, हमने पहले सुना था कि एक इंसान की कॉर्नियाज मतलब कि एक इंसान की 2 आँखों को हम किसी दूसरे इंसान को दान कर सकते हैं। अब एक इंसान की ही 2 आँखों को हम 4 लोगों को दान कर सकते हैं। ये एक नया चीज़ सुना मैंने, और इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी वीडियो बनाकर। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट अपने इंडिया में अभी है कि नहीं आई डोंट नो। बट कोई डॉक्टर शेट्टी हैं जिनका मैंने सुना था, व्लॉग पढ़ा भी था कि जो कॉर्नियाज होते हैं उनको पता नहीं कैसे थिन कोटिंग करके निकाल लिया जाता है
उनकी थिन कोटिंग्स को फिर ऐसे एक इंसान की जगह 2 इंसानों को दिया जाता है आइज़। एक इंसान से निकाल कर 2 इंसानों को वही 2 आँखों से 4 आँखें बनाई जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में भी रिसर्च करूँगी एंड देन आपको बताऊँगी। जो स्किन है किसी भी पर्सन की, उसको 5 इयर्स तक फ्रोज़ करके स्टोर करके उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और ये स्किन फिर उन लोगों के काम आती हैं जो बर्न विक्टिम्स होते हैं, उनके काम आती है जिनकी स्किन जल गई हो किसी वजह से। तो मुंबई में स्किन सेंटर है अपने इंडिया में, जहाँ पर किसी भी डिसीज्ड पर्सन की जो है स्किन रखी जाती है फ्रोज़ करके। देन इज़ योर बोन्स, जो आपके बोन्स है वो भी 5 इयर्स तक रखे जा सकते हैं प्रिजर्व करके फॉर ट्रांसप्लांटेशन। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप लोग ये सारी जो नॉलेज है इसके लिए सिर्फ मुझ पर ही रिलाय मत रहिए। यू कैन चेक इट विद योर डॉक्टर्स, यू कैन आस्क देम, उनसे बात कर सकते हैं। एंड क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं जस्ट रिसोर्सेज से ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती हूँ, जहाँ से मैं नॉलेज अपनी गेन करती हूँ या जो मैं सुनती हूँ, जानती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को, उसके बेसिस पे मैं आपको ये सब बताती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बार बार बता रही हूँ, ना ही मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मेडिकल लाइन से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मेरा बस मकसद ये है कि लोग जागरूक हों और आगे आएँ अंगदान के लिए और कैंसर पेशेंट्स के लिए जो स्टेम सेल डोनेट कराया जाता है उसके लिए आगे आएँ। और दिस लाइन, ये जो लाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये लाइट की रोशनी है, क्योंकि मेरी शॉप है तो मैं शॉप पे भी बैठती हूँ, तो ये उसकी वजह से लाइट आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों को खर्चे का डर होता है। मैं बताती हूँ आपको कि जो ब्रेन डेड पर्सन होता है उसकी फैमिली का कोई खर्चा नहीं होता जो ऑर्गन्स डोनेट कर रहे होते हैं। और ये ऑर्गन डोनेशंस हर हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है, कुछ ही हॉस्पिटल्स को इसकी परमिशन होती है गवर्नमेंट से। सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है। जिस इंसान से ऑर्गन्स डोनेट किए जा रहे हैं उनकी फैमिली का से कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना ही उनको कोई पैसा दिया जाता है। ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको। और दूसरी चीज़, जो फैमिली के पास, जिस भी फैमिली के पास या जिस पेशेंट के पास ये ऑर्गन्स जा रहे हैं ट्रांसप्लांट होने के लिए, जिसके अंदर ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, उस पर्सन को अपना जो ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा है वो खुद उठाना पड़ता है। तो आप किसी भ्रम में मत रहिए कि आप ऑर्गन डोनेट करेंगे तो आपको कोई पैसा मिलने वाला है। नो, ऐसा नहीं होता। बट जो इंसान खुद ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करवा रहा है उसको अपना जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो उठाना पड़ता है। आप लोग ज़्यादा सोचिए नहीं, अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करवाइए इस महादान के लिए। एक और चीज़ मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली आई वॉज डायग्नोस्ड कि मुझे डायबिटीज़ हुई है, मुझे डायबिटीज़ है। हमारी फैमिली हिस्ट्री में सभी को है, मतलब कि मेरे दादाजी, दादी जी, देन उसके बाद मेरे चाचू वगैरह है, बुआ वगैरह है, सबको घर में डायबिटीज़ है। तो मेरे मम्मा को भी है, पापा को भी है, मुझे भी हो गया है अभी। माई एज इज़ 33 एंड आई एम डायबिटिक नाउ। तो मैं थोड़ा टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी कि मैं डायबिटिक हो गई हूँ। तो जैसे कि मैंने प्लेज लिया हुआ है कि मैंने ऑर्गन डोनेट करने मैंने प्लेज किया था, एंड मैं स्टेम सेल डोनर के तौर पर रजिस्टर्ड भी हूँ। तो मुझे डाउट्स थे कि क्या अब मैं डोनेशन कर सकती हूँ अपने स्टेम सेल्स का या अपने जो ऑर्गन्स का। देन आई टॉक टू सम डॉक्टर्स, दे सेड कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड मेडिसिन है, जिसकी वजह से आपके जो है डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है पूरी तरह से। मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ परमानेंट डायबिटीज़ से, मुझे पहले मालूम नहीं था। देन इन्होंने बोला कि कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बस अपने आप को फिट रखो और आपके ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस आपने अपने ऑर्गन्स को सही रखना है। और रही बात स्टेम सेल डोनेशन की, इसका अभी मेरे को थोड़ा पता करना पड़ेगा,
क्योंकि मैं अभी डायबिटिक हूँ, इसका मुझे मालूम नहीं है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और जानूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि क्या मैं कैंसर पेशेंट्स को अपना ब्लड दे सकती हूँ। आई डोंट थिंक कि दे सकते हैं शायद, जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाती। अगर मैं ठीक हो भी जाती हूँ, रिवर्स कर लेती हूँ अपनी डायबिटीज़, तो क्या मैं उसके बाद अपना स्टेम सेल डोनेट कर सकती हूँ कैंसर पेशेंट्स को? ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ये मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो यही डायबिटीज़ की वजह से मुझे बहुत सारे और भी मेजर इश्यूज स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक बीमार रही और वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाई थी। सॉरी फॉर दैट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके को ये नॉलेज जो मैंने आज शेयर की अपनी, आप ये आगे तक पहुँचाएँगे, नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। और प्लीज़ कोशिश कीजिए, अपने आप को थोड़ा हौसला दीजिए, हिम्मत बंधाइए अपनी, और आगे आइए ऑर्गन डोनेशंस के लिए और स्टेम सेल डोनेशंस के लिए। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं ऑर्गन्स के लिए। कई लोग तो कैंसर से मारे जा रहे हैं, बच्चे बड़े। हमारे पास इतने डोनर्स नहीं हैं जितने हमारे पास बीमार लोगों की लिस्टें हैं, जिन कईयों को स्टेम सेल चाहिए तो किसी को ऑर्गन्स चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, हमारे मरने के बाद हमारे ऑर्गन्स कभी काम नहीं आएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे तो वेस्ट होंगे, अगर दफना दिया जाएगा तो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए और इस चीज़ को समझिए। एक टिपिकल हिंदुस्तानी ऑर्डिनरी घर की लड़की हूँ मैं। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। घरों में दूध होता है, दूध से हम लोग जो मलाई होती है उसको हम उसका मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकालने के बाद हम उसको फिर घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो मक्खन जब निकाला जाता है ना मलाई में से, तो जो पानी बच जाता है, इवन कि हम उसको भी फेंकते नहीं हैं, उसका भी पनीर निकाल लेते हैं उसमें से। दूध से हम कितना कुछ यूज़ कर रहे हैं, मतलब फेंका ना जाए किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से इसको मतलब यूज़ करना है हर तरह से। जब हम इतना कुछ करते हैं हर चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं अपने ऑर्गन्स को यूज़ करने के लिए क्यों नहीं कुछ करते हम? कोशिश कीजिए, किसी का भला हो जाएगा। सोच रखिए अपनी, बदलिए अपनी थोड़ी सोच को। कोई डर नहीं लगने वाली बात है इसमें, क्योंकि डेड इंसान को कोई दर्द तकलीफ़ नहीं होती है। हाँ, पर मरने के बाद उसकी आत्मा को खुशी और शांति ज़रूर मिलती है जब वो किसी की हेल्प करके जाता है। चलिए फिर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आपको एक पूरा डेटा बना के दूँगी पिक्टोरियल फॉर्म में, बट दिन छोटे हैं, सर्दियों के दिन हैं, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, कुछ बिज़ी भी हूँ, जॉब भी देखनी है, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और दुकान भी संभालती हूँ अपनी, और भी बहुत सारे काम भी हैं मुझे करने होते हैं। तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई वो बना सकूँ, पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा सकूँ कि ये ऑर्गन्स कौन से कितने टाइम ड्यूरेशन में आप डोनेट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हंसते खेलते रहेंगे। बाय बाय।